सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने कल न्यू सिलेबस में कितने चेंजेस हुए हैं और उस नए जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो कहाँ से कैसे करना है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने ओवरव्यू दे दी थी। देखो, जब सिलेबस नया आ गया है तो एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता पाना बहुत ही मुश्किल होगा और आपके लिए समझना भी मुश्किल होगा। सो मैं 3-4 वीडियो स्टेप बाय स्टेप लाने की कोशिश करूँगी। उसमें प्रीलिम्स और मेंस को साथ में कॉमन क्या है उनके बारे में बताऊँगी, फिर उनकी स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगी, कितने दिन किस सब्जेक्ट को या फिर किस यूनिट को देना चाहिए, सारी चीज़ें बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले उन लोगों के लिए आज की वीडियो होगी जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत उनमें टैलेंट है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो पेपर देने का अप्रोच उनका गलत हो जाता है या फिर वो थोड़ा सा डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें गलतियां कर देते हैं या फिर अपने लॉजिक का यूज सही नहीं कर पाते हैं, या 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से और वो आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं, जैसा कि मैंने अभी 2023 का जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का 17 दिसंबर को, तो जिस तरीके से जिस लॉजिक के साथ मैंने पेपर दिया था उसी तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन में मैंने जो, देखो कुछ क्वेश्चन तो 60 से 65 क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहे थे, वो मैंने सीधे सीधे टिक लगाए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि लॉजिकली आपको सोचना है और वही लॉजिक वाले क्वेश्चन ही आपको पार ले जाते हैं। इजी क्वेश्चन तो गलत नहीं करना है, नो डाउट, लेकिन वो वाले क्वेश्चन आपको नैया पार कराएंगे। तो मैं आज पूरा पेपर सॉल्व करके ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम जाएगा इसको मिलाते हुए, या फिर मे भी 17 से 18 मिनट। लेकिन आप लोगों को ये एक एक क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं सॉल्व करूँगी और ये भी बताऊँगी कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से पढ़ा था, ये क्वेश्चन मैंने इनडायरेक्टली पढ़ा था तो ये लॉजिक लगाया। ठीक है, सारी चीज़ें एक एक क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, अच्छे से आप समझ लो कि पेपर सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है। उसी तरीके से आपको आप डेली मॉक टेस्ट देना है, डेली नहीं तो कम से कम 2 दिन में एक बार मॉक टेस्ट देना ही देना है। पुराने ही लगाओ, क्योंकि नया सिलेबस में यार एक बात समझने की जरूरत है कि सिर्फ 15 से 20% ही नया सिलेबस में ऐड हुए, नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो आप पुराने मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 to 100 तक मैंने किस तरीके से सॉल्व किया था आपको मैं सारी चीज़ें बताती जाऊंगी। माइंड में क्लिक करते जाना कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा सोच रहा था, मे भी तुम गलत हो कहीं पे मैं भी गलत हो सकती हूँ, मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए भी गलत की हूँ, बहुत सारे लॉजिक के साथ सही भी की हूँ। ठीक है, मायने रखता है आपका सिलेक्शन। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आए और इसका पूरा यूटिलाइज करो। तो आपको हर एक क्वेश्चन के पहले, आंसर करने के पहले आपको पॉज करके ये सोचना होगा कि मैं कौन सा आंसर टिक करता, अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो कौन सा लॉजिक लगाता और क्या टिक करता। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे करते रहना। और मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं हर बार कैसे करती हूँ, स्टार्टिंग में मैंने लिख लिया था, लिख लेती हूँ हर बार। डबल टिक, ये देखो यहाँ पे लिखा है डबल टिक, है ना, डबल टिक। यहाँ पे लिखा मैंने कन्फर्म यानी CNF कन्फर्म यानी डबल टिक। जहाँ पे मैं कन्फर्म रहूंगी एकदम 100% की इसका आंसर यही होगा, उस पर मैंने डबल टिक किया था। फिर जिसमें सिंगल टिक करूंगी जिसमें 2 में डाउट हो, यानी कि 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल एलिमिनेट हो रहे थे, बिल्कुल डिलीट हो रहे थे कि 2 ऑप्शंस तो होंगे नहीं, 2 में से डाउट होगी, बचे हुए जो 2 ऑप्शंस रहते हैं उनमें जिनमें डाउट रहता है उनमें मैं सिंगल टिक करती थी, और जिनमें पता नहीं तो उस क्वेश्चन के चारों तरफ मैं सर्कल कर लेती थी। ठीक है, इस तरीके से आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो ताकि 1 से 100 तक जब आप सॉल्व करो तो डबल टिक कर लो कि जो जिसमें कंफर्म हो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा ठीक है 60 से 65 क्वेश्चन मेरे एकदम डबल टिक हो रहे हैं, एकदम कंफर्म है। फिर आपके 2 ऑप्शन वाले बचने चाहिए, उनको सॉल्व करो, वापस से बार बार पढ़ो तो वो अपने आप रिकॉल हो जाएगा है ना, कौन सा ऑप्शन सही है। और जो बिल्कुल पता नहीं उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक सोचो, कुछ ऐसे बार बार क्वेश्चन पढ़ो, तो शायद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हिंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है अप्रोच। अब आगे चलते हैं कैसे करना है, क्वेश्चन देखते हैं। ओके देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाने वाली बात ही नहीं थी कि 1948 में मतलब कभी भी, चाहे 48 की बात हो चाहे वैसे ही बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर किस क्षेत्र में आता है, तो विंध्य प्रदेश में। तो मैंने ये यहाँ पे छोटा सा डॉट लगाया, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये छोटा सा यहाँ पे डॉट लगा दिया था। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पे मैंने डबल टिक, ये पहली बार का है डबल टिक, यहाँ पे 1 मिनट, ये पहली बार का है डबल टिक। ये रेड पेन से मैंने जब फर्स्ट टाइम आंसर किया थी तब लगाया था ये यहाँ पे, और ये जो ब्लैक पेन से या ब्लैक हाईलाइटर से जो डबल टिक दिख रहा है वो जब फाइनल आंसर किया थी तब लगाया था। ठीक है, तो इस तरीके से पहला तो नॉर्मल था, मैं वहां पे बताऊंगी जहां पे लॉजिक आपको लगाना है। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई, तो मैंने 221 लगाया था, जो कि मेरा गलत है, आंसर होगा 222। तो हमेशा ये ध्यान रखा करो, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है आपसे तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब 90% बोल सकते हैं कि ए और डी ना हो कि बी और सी में से होता है, और मैंने भी उसमें से बी चूज किया था, आंसर था सी, 222। ठीक है, आंसर था, मैंने 221 लगाया था। तो मतलब अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ ऐसी चीजें करो कि जो जिसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, ज्यादा लोग लगाएं या फिर ज्यादा लोग आंसर करें। ठीक है, तो बी और सी में ज्यादा ऑप्शन रहते हैं, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो बी और सी लगा सकते हो कोई एक। अब देखो मेरी किस्मत थी कि मैंने बी लगाया, लेकिन आंसर क्या था, सी था। ओके फिर ये बहुत सीधा क्वेश्चन था, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी, तो सूरत अधिवेशन, बिल्कुल कुछ ऐसा सोचने वाली बात नहीं थी, फैक्ट था, आ रहा था। फिर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी। अब ये देखो, किसी को अगर नहीं भी आ रहा था, देखो
यहाँ पे था कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। पहले आप चारों ऑप्शन पढ़ते, अपने आप 2 क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाते, और यहाँ पे पृथक्करण है और यहाँ पे है एकीकरण, यानी कि एक दूसरे की ये अपोजिट है, सी और डी एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि इनमें से एक सही होगा एक गलत होगा। तो ये दोनों तो आपस में मतलब ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, है ना। अब इन दोनों में आपको देखना था। तो आपने अगर ल्यूसेंट पढ़ी होगी, नॉर्मल सी बुक है ल्यूसेंट, उस पर अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी या फिर किसी ने मेंस की हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें था कि जो कांग्रेस थे, कांग्रेस के जो नेता लोग थे, उन्होंने हमेशा न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की थी। क्यों? क्योंकि जब पृथक्करण हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएंगे विभाग, तो ज्यादा अच्छे से कार्य हो सकेगा, इनका गठबंधन कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। तो इसका सही आंसर क्या था? सी। एकीकरण होने से भ्रष्टाचार ज्यादा होता है ना, गठबंधन हो जाएगा किन्हीं 2 विभागों का, तो भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ेगा। तो थोड़ा बहुत आप सोच विचार के इसी आंसर सही कर सकते थे, अगर नहीं पढ़ा होता तो भी। फिर ये भी फैक्ट था कि पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? चौधरी रहमत अली। ओके। फिर महाराष्ट्र में गणेशोत्सव, ये भी फैक्ट था। जो फैक्ट थे और जिसको नॉर्मल इंसान सब कर सकते हैं, वो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। बाल गंगाधर तिलक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? अब मैं ओवर दिमाग मैंने यहाँ पे लगा लिया था, तो मैंने 1834 कर दिया था, जबकि इसका सही आंसर है 1835। मैंने 1834 किया था और मेरा आंसर गलत था, ठीक है। तो मैंने भी गलतियाँ की हैं, और इसका शायद यही था कि बहुत अच्छे से मैंने रिवीजन बहुत अच्छे से मैं नहीं कर पाई थी, लास्ट के 5 दिन ही पढ़ी थी, बट ठीक है। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? तो ये आपको सबको पता होगा, चांदी के सिक्के, है ना। फिर नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो 1739 में। हाँ, अब यहाँ पे देखो मैंने गलत लगाया, हालांकि मैं लॉजिक तो लगा रही थी सही, पर आंसर गलत कर मारी। आर्य मंजूश्री कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मैंने हीनयान लगाया। पहले मैं सोच रही थी कि मैं महायान लगाऊं, लेकिन मैं पता नहीं क्या दिमाग लगा के हीनयान लगा दी, ठीक है। और महायान लगाती तो दोनों आंसर सही थे, मतलब महायान और वज्रयान, तो एक सही हो जाता मेरा भी। लेकिन देखो मैंने जब महायान मैंने लॉजिक में सोचा, वो सोचा क्या था, मेन से मैं पढ़ रही थी, तो जो बौद्ध धर्म के जो महायान, जो 2 संप्रदाय था, ठीक है, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे, एक महायान और एक हीनयान। तो महायान जो थे वो परिवर्तनवादी थे, यानी कि वो बाद में उन्होंने संस्कृत को भी अपना लिया था, संस्कृत भाषा का भी उपयोग करने लगे थे, है ना, महायानी। तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प, इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि ये संस्कृत का कोई शब्द है, तो मैंने सोचा कि महायान लगाऊं, बट दिमाग काम नहीं किया और मैं हीनयान लगा के चली आई। तो आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़े हो तो आपको लॉजिक लगाना था। मैं लॉजिक सही लगा रही थी, फिर भी दिमाग मेरा बोल रहा था कि नहीं हीनयान होगा, और वो गलत करके मैं चली आई। क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने बताया था वीडियो में, परसों की वीडियो में, कि ताती पाका तेल रिफाइनरी कहाँ है? सीधा सीधा क्वेश्चन था, सॉरी देखो फिर से मुझे वही याद है, गुजरात। सीधा सीधा सी आंसर था आंध्र प्रदेश, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गई और हमेशा मुझे याद आता है कि गुजरात में, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में। जिसने ल्यूसेंट पढ़ी होगी तो उसने बहुत अच्छे से की होगी। आप लोग पूरी वीडियो आज देखो, किस तरीके से पेपर क्या सॉल्व करना, क्या कैसे करना है। बाकी मैं कल प्री और मेंस का कॉमन लेके आऊंगी और धीरे धीरे आपको सारी चीजें बताऊंगी। गाजा स्ट्रिप कहाँ है? तो गाजा स्ट्रिप भूमध्य सागर के पास है। वो कैसे की? क्योंकि गाजा स्ट्रिप देखो आसपास इनके ईरान, इराक, ये सारी सूडान वगैरह जो देश है, और भूमध्य सागर भी इन सभी देश के आसपास इर्द गिर्द, मतलब इसके अंदर है ना। तो गाजा स्ट्रिप भूमध्य सागर के आसपास ही होगा, और कोई तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। अब ये भी पूरा फैक्चुअल था। बेलाडीला कहाँ है? तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। केंद्रझर कहाँ है? कर्नाटक में। बालाघाट अपने मध्य प्रदेश में। केंद्रमुख ओडिशा में। केंद्रझर ओडिशा में, केंद्रमुख कर्नाटक में, ठीक है। इस तरीके से आपका ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है जोड़ी मिलाने के लिए, तो हालांकि इजी था, लेकिन एक सॉल्व करने का मैं तरीका बताऊं कि आपको सबसे सरल इसमें सबसे इजी कौन सा लगता है। तो मुझे लगता है ये सबको पता होगा कि सिमलीपाल कहाँ है? ओडिशा में है, ठीक है। अब तीसरे का ए, तो तीसरे का ए देख लो किसमें है, तीसरे का ए किसमें है और एक इसमें है, यानी कि बी और सी तो पहले ही गलत हो गया है ना, तीसरे का ए। इसी तरीके से आप उसके बाद देखो सिमलीपाल की मानस, मानस असम में है तो मानस देख लो, तो दूसरे का बी जिसमें दिख रहा है वही आंसर होगा, यानी कि ये लास्ट वाला, सॉरी दूसरे का, हाँ डी लास्ट वाला है ना, तो ये वाला फर्स्ट वाला, तो इसका आंसर ये होगा। तो इस तरीके से जो आपको पहले एक दिखे उसमें देख लो, बाकी एलिमिनेट करो, तो एलिमिनेशन मेथड से भी आ जाता है। फिर ये मेरा गलत था, मेलोसिस बेसिन कहाँ है तो मिजोरम में। मैंने मणिपुर लगाया था, तुक्का ही था और गलत था। अब यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, और मेरा सही था क्योंकि मैंने कुछ लॉजिक लगाया, बताती हूँ। भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयोग कहाँ किया गया था? जब मैंने पहला ही ऑप्शन पढ़ा इदाहो यूएसए, तो आप जब ल्यूसेंट की वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें जब अमेरिका महाद्वीप पढ़ोगे, जब उत्तरी अमेरिका, तब आप पढ़ोगे कि, या फिर हाँ कहीं पे तो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही है शायद, ल्यूसेंट में इतना मैं कंफर्म हूँ, ठीक है। तो जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि इदाहो यूएसए में ओल्ड फेथरफुट करके बहुत गीजर है, यूएसए में ओल्ड फेथरफुट बहुत बड़ा गीजर है, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा था, गीजर में गर्म पानी आता है, और यहाँ पे क्या लिखा था? ताप के उपयोग, भूमिगत ताप का उपयोग। भूमिगत ताप का उपयोग कब होगा? जब गीजर गर्म पानी निकलेगा, तो मतलब उसी से संबंधित था। तो मैंने जैसे ये ऑप्शन पढ़ा, मैंने ये लगा दिया बिना कुछ सोचे लगाया कि यही होगा आंसर, क्योंकि मैंने पढ़ा था, डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा था, लेकिन ल्यूसेंट में कहीं ना कहीं ये लाइन पढ़ी थी, तो मैंने क्लिक करके लिंक करके वहाँ से इसको सही लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको भी करना है। फिर क्या था क्वेश्चन, ये वाला मेरा गलत था, पटल विरूपणी प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? तो देखो ये था, लेकिन मैं इन दोनों में कंफ्यूज थी। इस बार किस्मत भी बहुत अच्छे से साथ नहीं दे रही थी, तो मेरा दो में से जो 2 ऑप्शंस में से जो मैं सोच रही थी वो गलत हो जा रहा था मोस्टली क्वेश्चंस में, और कुछ में अच्छे हो रहे थे, ठीक है। फिर देखो ये तो ठीक है, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुपात पूछा था, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। पहला आंसर की कुछ और था, फिर फाइनल आंसर की इसी को माना गया। उसके बाद क्या क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय परत है ना, तो क्षोभ मंडल में मौसमी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है, फैक्चुअल है। हाँ एक ये क्वेश्चन है, 1 मिनट। नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी नदी है? ठीक है, तो देखो भद्रा हो नहीं सकती, क्यों मैंने किया? क्योंकि भद्रा कर्नाटक में बहती है, ठीक है। तो नासिक अलग है, मतलब कि नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र अलग एरिया में है और कर्नाटक अलग एरिया में, तो भद्रा मैंने बिल्कुल हटा दिया था। अब मुझे वैतरणा इसलिए लग रहा था क्योंकि वैतरणा नदी ताप्ती नदी की सहायक नदी है, ताप्ती और पूर्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। पूर्णा नदी कहाँ बहती है? ये भी महाराष्ट्र साइड बहती है। ताप्ती नदी भी थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बहती है, तो इस वजह से मैंने ये लॉजिक लगा के वैतरणा लगाया और वो सही हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में नहीं है? पहली बात तो काली मिट्टी को कपास मिट्टी के रूप में जाना जाता है, ये तो सही था। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ये भी सही था। और इसमें जब नमी धारण करने की क्षमता अधिक होगी तो इसमें रेत की मात्रा कम होती होगी, तो यहाँ पे गलत आंसर दिखता है, ठीक है।
फिर कौन सा था, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने ये लॉजिक लगाया, हालांकि पता भी था माही का, लेकिन फिर भी केन और बेतवा ये दोनों तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये दोनों होती तो ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक होता। केन और बेतवा दोनों नहीं दे देता, और होती तो दोनों होती, क्योंकि केन और बेतवा एक दूसरे की सहायक, मतलब यमुना की सहायक नदी है, मतलब समथिंग समथिंग दोनों इक्वली जो भी होंगी, इनकी विशेषताएं इक्वली होंगी, ठीक है। सोनार का मुझे पता नहीं था, लेकिन माही का मुझे पता था कि माही राजस्थान में भी बहती है, लूनी की सहायक नदी है, और अपने मध्य प्रदेश में भी बहती है, गुजरात में भी बहती है। इस तरीके से मैंने माही को लगाया। बाकी मुझे केन में और माही में या फिर बेतवा भी कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि बेतवा उत्तर प्रदेश में भी बहती है, मध्य प्रदेश में भी, लेकिन बेतवा के साथ केन भी आया था, तो मैंने बेतवा को कैंसिल किया और फिर माही को लगाया। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन था वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर था। प्रथम लगाया मैंने सीधे, मैंने ये नहीं देखा कि मुझे पता है कि नहीं कि 21-22 में भारत में तांबे उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे था। मुझे इतना पता था कि तांबा उत्पादन में हमेशा एमपी प्रथम रहता है। मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि 21-22 में था कि नहीं था। तो अगर आपको कभी ईयर लिख के आए, लेकिन उसके बारे में आपको फैक्ट पता है कि हाँ पर्टिकुलर चीज़ में अपना हमारा जो मध्य प्रदेश है या फिर हमारा भारत सबसे आगे है, तो आप वर्ष देख के कभी कंफ्यूज मत होना, सीधे लगा के चले आना, ठीक है। इतना घुमा के भी नहीं आते हैं कुछ क्वेश्चन। तो मैं प्रथम लगा के आई थी और सही। अगर यहीं पर ज़्यादा दिमाग लगा लेती तो फिर मैं भी गलत हो सकता था। नेक्स्ट है ये सीधा सीधा क्वेश्चन, मतलब सीधा सीधा था, अमरकंटक पावर स्टेशन इसका आंसर होगा। ओके, ये भी सीधा था क्वेश्चन। देखो यहाँ पे भी ऐसे घुमाने की कोशिश किया है कि वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम था। हमको पता है कि कपास में हमेशा खरगोन हमेशा प्रथम आता है, चाहे वो 20-21 हो, 22-23 हो या फिर 19-20 हो। यहाँ पे सिर्फ ये घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया गया, तो इससे आप लोग आराम से कर सकते थे सही। फिर यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे भी सांख्यिकी वर्ष दे दिया है 2018-19। बस ये देखते ही बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अरे अब क्या पूछ लिया, बहुत ही ज़्यादा बजट से पूछ लिया या फिर जो वार्षिकी सर्वेक्षण होते हैं उनसे पूछ लिया, पर ऐसा कुछ नहीं था। मध्य प्रदेश सड़क मार्ग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, ये पूछा था। तो मेरे को ये पता था कि इनकी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 8000 किलोमीटर, कभी मैंने पढ़ा था 2-3 साल पहले, राजमार्ग की 11000, जिला की इतनी। और कभी भी सड़क घनत्व में तो मध्य प्रदेश प्रथम रहा है, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि महाराष्ट्र हमेशा प्रथम रहा है महाराष्ट्र, ठीक है। तो मध्य प्रदेश तो हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन तो सीधे सीधे दिख रहा था कि ये गलत है। अब क्वेश्चन था कि बीजागर पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो मैं कंफ्यूज थी, ये दोनों तो पहले डिलीट हो गए थे, सतपुड़ा और विंध्याचल में, ठीक है। कंफ्यूज थी, लेकिन फिर बाद में मैंने कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के सतपुड़ा सही किया, मतलब लॉजिक क्या, सोच विचार के और थोड़ा सा याद करके। पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ताप्ती की। और मैंने ये कैसे याद रखा था, पहले ही जब मैं पढ़ती थी नदियों वाला चैप्टर, तो मैंने याद रखा था कि ताप्ती यानी कि तप्त हो गई है, कोई नदी तप्त हो गई है, कैसे, पूर्ण तरीके से तप्त हो चुकी है, गर्म हो चुकी है। तो पूर्णा ताप्ती, पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, ताप्ती की। इस तरीके से मैंने लिंक करने के लिए याद रखा था, तो मुझे ये क्वेश्चन याद था। फिर आया मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते। तो अल्पाइन वन आप लोगों को पता होगा, जो बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सीधे दिख रहा था। फिर मध्य प्रदेश में जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय, बिल्कुल मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, बिल्कुल। शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु तो पाई ही नहीं जाती मध्य प्रदेश में, ठीक है। और कर्क रेखा इसके मध्य भाग से निकलती, बिल्कुल सही था। नाबार्ड की स्थापना सीधे फैक्ट था 12 जुलाई 1982। सिडबी की स्थापना सीधे था 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे तो ऑप्शन भी इतने इजी रखे गए कि 1900 मतलब महीना भी अलग कर सकते थे, किसी में अप्रैल 1990, किसी में जनवरी 1990 कर सकते थे, लेकिन सीधा उन्होंने दिया ऑप्शन। फिर 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये मैंने मेंस का जब इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी तब मैंने पढ़ा था, तो मुझे याद था कि 6 बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, ठीक है। ये सीधे सीधे फैक्ट थे। कैबिनेट मिशन इसका आंसर होगा। देखो ताकि ज़्यादा टाइम लगे इसलिए मैं वही क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें मैंने लॉजिक लगाया था, जो आंसर मेरे को सीधे सीधे नहीं आ रहे थे, ठीक है। फिर इसका हो गया 86वां संविधान संशोधन, ये ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य और समाजवादी की, ये सब तो ठीक ही है, चलो ये भी ठीक ही है। इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे और 7 के 7 क्वेश्चन मेरे सही थे। 1 2 3 4 5 7, हाँ 7 क्वेश्चन सही थे, एकदम सीधे सीधे, आपको भी आ ही गए होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मेरे को सिर्फ एक ही पता था, केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है, मैसूर में। और कह सकते हैं कि यहाँ पे किस्मत मेरी अच्छी थी, क्योंकि मुझे एक ही पता था और उसका आंसर मुंबई दिया हुआ था। मैं समझ गई कि ये तो गलत है भाई, बाकी सही है कि नहीं मुझे नहीं पता था, बट ये पता था कि ये वाला गलत है और यही लगा के आ गई थी। और ये विविध से क्वेश्चन आया, अगर आपने विविध वाला क्वेश्चन किया होता तो ये क्वेश्चन सही होते आपके, ठीक है। किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, तो ये मैंने पढ़ा था श्रीनिवास वर्धन जी को। फिर मुख्यालय कहाँ पे है, तो मैं जयपुर और दिल्ली में कंफ्यूज थी, फाइनली ये लगा के आई। और पहले तो जयपुर को माना गया था, फिर दिल्ली, तो चलो ये भी फाइनल आंसर की बात, ये एक और सही हो गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, तो शरद कमल जी को। ये सीधे सीधे फैक्ट थे करंट अफेयर्स के, ठीक है। अब इसमें देखो मेरे को सीधे नहीं पता था, मुझे ये पता था कि वंदना कटारिया हॉकी से हैं, मोनिका का मुझे नहीं पता था हॉकी से है कि नहीं है, और 2020 में इन्होंने लिया था पार्ट कि नहीं लिया था ओलंपिक में। सुशीला चानू से भी मैं कंफ्यूज थी, बट मेरे को ये लगा कि अगर इनमें से कोई एक हुआ तो हो सकता है वंदना कटारिया हूं, लेकिन मोस्टली लोग 90% लोग या 95% लोग उपयुक्त सभी लगा के आएंगे। और अगर मैंने उपयुक्त सभी नहीं लगाया और बाई चांस यही सही हुआ तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगी रेस से। तो मैंने बोला कि ठीक है, जो करेंगे, जो सभी कर रहे होंगे इस टाइम पे, गलत कर रहे होंगे तो भी सही, सही कर रहे होंगे तो भी सही, वही मैं भी करूंगी, क्योंकि मुझे पता था 95% लोग उपयुक्त सभी लगा के आएंगे। मैं भी उपयुक्त सभी लगा के आई, फाइनली ये भी सही था। अब ये वाले क्वेश्चन सीधे सीधे हैं, तो मैं बताने की इसमें जरूरत है नहीं। ये मेरा गलत हो गया था, ठीक है। इसमें मेरा इन दोनों में मैंने लगाया था, बट ये गलत हो गया था। फिर ये भी मेरा गलत हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ। मुझे ये तो पता था जब मोदी जी आए, मोदी जी जब इलेक्शन जीत के आए तो स्टार्ट हुआ था, बट मोदी जी 14 में आए थे, 2014 में। लेकिन जब 21 जून अगला वाला आया था, यानी 2015 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो मैंने लॉजिक तो लगाया, मतलब मुझे पता तो था, बट 2014 और 15 में कंफ्यूज थी, 14 लगा के आई, गलत हो गया था। बाकी ये वाला तो सीधे सीधे करंट अफेयर से आया था।
ये मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैंने तुक्का मारा था और तुक्का मेरा हमेशा गलत जाता है। ये मैंने आते हुए भी गलत कर दिया था, क्योंकि मेरे को ये तो नहीं पता था मौनी कहाँ का है, लेकिन मुझे ये पता था कि ये निमाड़ का है, ये डंडा नृत्य भी निमाड़ और मालवांचल में होता है, ये मांडलिया भी निमाड़ में होता है। तो मैं फिर भी पता नहीं क्यों फिफरिया लगा के आ गई थी, जबकि ये तीनों अलग थे, बुंदेलखंड के नहीं थे, तो इसको लगा के आना चाहिए था, बट मैंने नहीं लगाया। तो इस तरीके से आपको भले ही मौनी के बारे में ना पता हो, लेकिन इन तीनों के बारे में भी पता होता तो ये सही करके आते, बट मैं तो गलत करके आई थी। बाद में ध्यान दिया कि अरे फिफरिया तो निमाड़ का है। भीमा नायक का संबंध बड़वानी से सबको पता होगा। फिर ये देखो, दीवार पर मिट्टी बनाने वाली नोहडोरा जो अलंकरण होता है किस जनजाति की विशेषता है? तो ये सीधे सीधे अगर कोई एमपी की बुक पढ़े होंगे अच्छे से तो गोंड जनजाति का है। मुकुल किसकी? ये भी सीधे सीधे है, सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की, कुछ चित्रकूट धार्मिक स्थल को किसी अन्य नाम से जाना जाता है तो मैंने ओवर दिमाग लगाया। ब्रह्मपुरी और काकड़ा है, काकड़ा तो ठीक है सांची का था तो सीधे गलत ही था। ब्रह्मपुरी भी मैंने काट दिया, रामसिया में और जगतपुरी में मैं कंफ्यूज थी अपने हिसाब से और जगतपुरी लगा के आई, पर ब्रह्मपुरी को सही माना गया है। ठीक है, ऐतिहासिक मंदिर ये तो सीधे सीधे फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यूजुअल ये भी मेरे को नहीं आता था, तुक्का लगा के और गलत हो गया। फिर रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? केशवदास जी की, ये पता था। ये भी बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य लिखे थे, एक लालाड़ पर और एक आत्मोत्सर्ग, गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर लिखे थे। ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता था कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे एक तरीके से क्रांतिकारी भी थे, तो इन्हीं के बारे में बालकृष्ण शर्मा नवीन ने काव्य लिखे थे। ठीक है, फिर ये तो सीधे सीधे हैं क्वेश्चन, ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये वाला मेरा गलत हो गया था। ठीक है, और हाँ, इसमें देखो जो मैंने लॉजिक लगाया था सही था, बट अब ये डिलीट हो गया था। ठीक है, कौन सा अधिकार है जो राष्ट्रीय मानव अधिकार के दायरे में नहीं आता है? तो देखो, मानव अधिकार यानी कि हमें जो मानव बनाए ऐसे अधिकार की हमारी जो बेसिक नीड्स को पूरा करे, और मानव की बेसिक नीड्स होती हैं कि जीवन से संबंधित सभी अधिकार उनको प्राप्त हो, वो स्वतंत्र हो, वो समान रूप से ट्रीट किए जाए। तो ये तीनों तो मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन शिक्षा संबंधित अधिकार थोड़ा सा एडवांस लेवल का अधिकार हो जाता है, मूल अधिकार में आता है। ठीक है, तो ये मानव संबंधित से अधिकार नहीं था। ये तो चलो ठीक है, सारे लोगों ने कॉमन सेंस लगाया होगा, सही करके होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये डिलीट हो चुका था। अब ये सीधे सीधे तो करंट अफेयर्स में एक योजना हमने पढ़ी थी और वो सीधे सीधे आ गया था, इसका आंसर ये था। फिर मध्य प्रदेश के शहर में ट्रांसफार्मर, देखो यहाँ पे भी मैंने लॉजिक लगाने की कोशिश की, बट हमेशा लॉजिक सही भी नहीं जाता। ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है, मैंने जबलपुर लगाया था, इसका आंसर ग्वालियर है। जबलपुर इसलिए लगाया था क्योंकि जबलपुर में बहुत सारे जो गन कैरेज फैक्ट्रीज हैं और जितने भी रक्षा उपकरण बनाए जाते हैं जबलपुर में बनाए जाते हैं। तो मुझे लगा कि जब लोहे के इतने उपकरण बनाए जाते हैं तो हो सकता है ट्रांसफार्मर्स वगैरह भी यहाँ बनाए जाते हो, तो मैंने जबलपुर लगा के मैं आई थी। आने के बाद पता चला ग्वालियर है। और एक फन फैक्ट बताऊं आपको कि जब आंसर्स की आ रही थी तो इस वाले क्वेश्चन के किसी आंसर की में इंदौर आ रहा था, मतलब अलग अलग कोचिंग में, किसी में ग्वालियर, किसी में भोपाल। जो मैंने लगाया था वो आंसर किसी भी आंसर की में नहीं। मैं बोली कि मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्या, मैंने लॉजिक लगा लिया कि कोई भी आंसर की मेरे आंसर से मैच ही नहीं कर रही है। तो फिर जब आयोग की आंसर की आई तो पता चलो ठीक है, फाइनल इसका आंसर ग्वालियर होगा। ठीक है, फिर ये तो फैक्चुअल थे सारे क्वेश्चन, ये फैक्चुअल थे, कोई भी गलत कर ही नहीं सकता जो नॉर्मली भी पढ़ता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? इसका आंसर ध्वनि है और सिर्फ ध्वनि है। वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण नहीं होगा, मुझे नहीं पता आयोग ने क्यों इसका आंसर वायु भी प्रदूषण भी माना है, सिर्फ ध्वनि प्रदूषण होगा। और आप लोगों को हमेशा याद रहे, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। देखो, हम लोग मफलर जो होता है वो हम कान में पहनते हैं, कान को बचाने के लिए, ठंड लगने से बचाने के लिए, और कान से ही हम ध्वनि को सुनते हैं। तो ठीक है, अब याद रहेगा ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। फिर ये सीधे सीधे ये इन दोनों में से होना था, लेकिन वही थी, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी तो मैंने फर्स्ट वाला में लगा के आई थी और आंसर था इसका सेकंड। ठीक है, फिर ये देखो, ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है हड्डियों का टूटना। मैंने अच्छे से पढ़ा था, हड्डियों का टूटना लगा के आई, लेकिन आयोग ने इसके 2 आंसर दिए। हड्डियों का निर्माण भी, पता नहीं क्यों 2 आंसर इन्होंने दे दिए, कोई बात नहीं, सबका भला होना चाहिए। फिर ये व्यवसाय सुधार कार्य योजना, इसका आंसर अचीवर्स का दर्जा। यहाँ पे मेरे को मिडिल पाथ अपनाना चाहिए था, बट मैंने अंडर अचीवर्स का दर्जा दिया, मतलब मध्य प्रदेश को, और मैं गलत करके आई थी। फिर ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया अलीराजपुर में। और अगर किसी पे नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि अलीराजपुर उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनजातियों का भी पाया, मतलब मोस्टली जनजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे साक्षरता दर सबसे कम है, तो नो डाउट गरीबी भी सबसे कम होगी। तो अगर आपको नहीं भी पता तो ये लॉजिक लगा सकते थे कि यहाँ पे गरीबी सबसे कम है, तो हो सकता है यहाँ पे गरीबी के सुधार भी अच्छे किए गए होंगे। तो सबसे अधिक गरीबी में सुधार देखा गया कहाँ? अलीराजपुर में। हालांकि मैंने ये करंट अफेयर्स में पढ़ा था। फिर ये हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन था कि कौन सी कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो सही क्रम था मिट्टी तैयार करना, फिर उसकी बुआई करना, सिंचाई करना, कटाई करना। तो कोई इसमें कोई बिग डील नहीं थी। यहाँ पे 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष किसने घोषित किया? तो हमेशा याद रखो कि कोई भी अगर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया जाता है तो यूनाइटेड नेशन द्वारा ही घोषित किया जाता है, और किसी का हक ही नहीं है। फिर इसमें से पूछा था कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है, तो बाकी 3 थे, ये नहीं था। हाँ, इसमें था कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है। तो देखो, आयोडीन से भी हमें पोषण मिलता है, फ्लोरोसिस की कमी से भी कोई ना कोई रोग हो जाता है तो फ्लोरोसिस से हमें पोषण मिलता है, एनीमिया यानी कि खून की कमी ना होने पर आयरन से हमें पोषण मिलता है। लेकिन ये बहुत अलग था, हालांकि इसमें भी 2 आंसर इन्होंने मान लिए हैं, बट पहला आंसर की में यही सही था। ठीक है, फिर ये तो फैक्चुअल थे सीधे सीधे, ये हो ही गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन हो गए हैं और मैंने बता दिया है कि कहाँ पे किस तरीके से आपको सोच विचार के करना चाहिए था। 1-2 दिन में प्रॉपर स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगी, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया था जो आपको नहीं बन रहे थे। ठीक है, और आई होप कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा आसान रास्ता मिले, आई होप सो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।